सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हूं गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग करने के लिए आते हैं और आपके भविष्य को लेकर के हम आपसे कहीं भी ज़्यादा चिंतित हैं। तो इसीलिए आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के पीछे का कारण भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि भविष्य में चल करके इस प्लेटफॉर्म से आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के अन्य विषय भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इसीलिए आप जुड़े रहें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें और हम आपके भविष्य को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गुणसूत्र से प्रश्न बन जाते हैं और गुणसूत्र से डीएनए में भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं आपके सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरे का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलिए आइए पहले समझाते हैं। मैंने आपको कल समझाया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था कि गुणसूत्र एक ऐसी चीज होती है जो आनुवांशिक यानी मम्मी पापा के कैरेक्टर यानी गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसीलिए मम्मी पापा के चेहरे बच्चों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, ना भी मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गुणसूत्र होता है वो फिजिकल कैरेक्टर को लेकर के जाता है, यानी जो शारीरिक संरचना है उसको लेकर के नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ना कि मेंटल वगैरह की जो मेंटल यानी जो मानसिक कैरेक्टर है वो सब लेकर के नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा हो और जरूरी नहीं है कि एक नेता का बच्चा नेता पैदा हो, लेकिन वो भले आप उस स्तर से बड़े होकर के अपने जो कार्यक्रमों के आधार पर लोग नेता बना देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी एक मजबूत आदमी का बच्चा भी मजबूत ही पैदा हो। लेकिन अगर आप फिजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो फिजिकल कैरेक्टर जरूर ट्रांसफर होता है। तो आइए, उसी गुणसूत्र से डीएनए है। डीएनए हमारा कैरेक्टर निर्धारित करता है और डीएनए ये बताता है कि आखिरकार आप किस खानदान से संबंधित हैं, आपकी संतति क्या है, आपका पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन क्या है। और इसीलिए गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं और डीएनए जीन का बना होता है। तो मैं इसको स्पष्ट करने जा रहा हूं। गुणसूत्र क्या है? कैरेक्टर ट्रांसफर करने वाला एक पदार्थ है। और हाँ, डीएनए क्या है? वो भी एक आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र को बनाने में मदद करता है। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक गुणसूत्र है आपके सामने। उसकी बाहरी संरचना को हम पेलिकल कहते हैं, अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आपको मैं बार बार इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं। क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम, तो सिंपल उत्तर याद रखिएगा, डीएनए का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? गुणसूत्र बन जाता है। अब बात यह आती है कि 23 मम्मी से और 23 पापा से जाते हैं तो बच्चों में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां से गुणसूत्र टूट करके अगली जनरेशन में चला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र के ब्रेक होने की जो जगह है उसका नाम है सेंट्रोमियर। यानी 23 मम्मी से टूटते हैं, 23 पापा से टूटते हैं, तब जाकर के गुणसूत्र बच्चों में 46 होते हैं। तो सेंट्रोमियर इज ब्रेकिंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए याद रखिएगा गुणसूत्र में वो कौन सी जगह है जहां से ये ब्रेक होकर के अगली जनरेशन में जाता है।
गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं आपको पता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपके ऑप्शन में ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा क्या दिया होगा, मैं एग्जाम का प्रश्न ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम, तो ऑप्शन में था डीएनए एंड प्रोटीन, तो हिस्टोन नहीं भी दिया है तो भी याद रखिए। और मान लीजिए एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया क्रोमोसोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये गुणसूत्र है और इसी क्रोमोसोम में हमने एक डीएनए निकाला और इस डीएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया। अब आपके सामने मैं दो जीवधारी लिखता हूं, एक का नाम है बैक्टीरिया और मैंने एक का नाम रख दिया ह्यूमन या मनुष्य। तो अब मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो जीवाणु है, इसमें कैसा डीएनए होगा, तो इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, यानी गोलाकार डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। एकमात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सर्कुलर डीएनए होता है उसका नाम है बैक्टीरिया या जीवाणु। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारे अंदर डीएनए की संरचना धागे की तरह होगी, यानी सूत्र की तरह होगी और वो भी डबल हेलिक्स होगी, दो धागों की संरचना होगी। अब आप ये कहोगे सर डीएनए होता क्या है, तो सुनिएगा, डीएनए होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब आप जानते हैं, पॉली मतलब ज्यादा, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, चैन से मतलब है, छोटे छोटे ऐसे चैन बनता हुआ चला जाता है ऐसे चल करके, और बाद में यही चैन आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि डीएनए किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो डीएनए में आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप बात करते हैं कि डीएनए किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो डीएनए तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन अभी यहां थोड़ा रुकिए, आपको पता होना चाहिए ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये डीएनए आपका पूरा का पूरा चैन बनाता है और देखिएगा दो धागों की एक संरचना यहां पर बना देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो डीएनए है वो किस चीज का बना होता है, तो डीएनए हमेशा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। स्टेप वाइज समझिएगा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आखिरकार डीएनए में ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए नाइट्रोजनस बेस चार प्रकार के होते हैं। देखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आपको ये पता होना चाहिए एडेनिन और ग्वानिन को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, और एक और होता है उसका नाम है यूरेसिल। तो आपको पता होगा थाइमिन हो या साइटोसिन हो या यूरेसिल हो, इन तीनों को मिला लीजिए तो हम इसको पायरिमिडीन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं। गुणसूत्र से हमने डीएनए निकाला, डीएनए की संरचना स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बैक्टीरिया है तो डीएनए का स्ट्रक्चर सर्कुलर होगा, लेकिन अगर हम लोग हैं तो हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का वह सूत्रों के फॉर्म में होगा, यानी धागे की तरह होगा, वो भी डबल हेलिक्स होगा, यानी द्विगुणित संरचना होगी। अब प्रश्न उठता यह है कि आखिरकार डीएनए बना किस चीज का होता है, तो डीएनए तीन चीजों का बना होता है। एक का नाम है नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार, और एक का नाम है पेंटोस शुगर यानी बेस का बना है, शुगर का बना है और फास्फेट ग्रुप का बना हुआ है। अब बात आती है कि नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का होता है, 5 तरीके का, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। बताते हैं अभी, 1 मिनट। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, इधर देखो, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है।
अब बात यह आती है कि आखिरकार ये धागे आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। डीएनए के दो धागे कब अलग होंगे? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए के जो सूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यानी सेपरेशन ऑफ फिलामेंट्स, यानी सेपरेशन ऑफ फिलामेंट ऑफ डीएनए बाय टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो वो जो फिलामेंट्स होते हैं, जो सूत्र, जो थ्रेड होता है, वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब आपको ये जानना होगा, एडेनिन कंबाइंड विद थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन कंबाइंड विद साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा जटिल होगा लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, पेंटोज शुगर होता है, तो आप कहोगे सर पेंटोज शुगर क्या है? तो सुनिएगा, डीएनए कौन सी शुगर से मिलकर बना होता है? तो उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर का बना होता है। लेकिन अगर मैं इस डीएनए की जगह पे आरएनए लिख दूं तो यहां पर जो शुगर होगी उसका नाम है राइबोज शुगर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का होता है? 5, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये तो बात हो गई डीएनए की। लेकिन जैसे ही ये आरएनए होगा, यहां पर थाइमिन की जगह पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। यानी डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा अंतर थाइमिन और यूरेसिल का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप बॉन्ड जरूर देखिएगा कैसे कैसे किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का? 5, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन पेंटोज शुगर भी कितने प्रकार की होती है? 2। एक का नाम है डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में पाई जाएगी और ये सब परीक्षा में आ चुका है बालक। और एक है आरएनए, आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है राइबोज शुगर। अब आते हैं फास्फेट ग्रुप। अब आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए तो एसिड है, ये देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप कहोगे सर ये बताओ, ये एसिड है तो ये बेस का बना हुआ है? यस। तो जो एसिडिक एसिड यानी जो एसिडिक नेचर आता है ना डीएनए का, वो किसकी वजह से आता है? वो फॉस्फेट या फास्फोरिक एसिड की वजह से ही होता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? फास्फोरिक एसिड। तो इसीलिए डीएनए का स्वभाव अम्लीय है, लेकिन वह क्षार का बना है। तो अम्लीय स्वभाव किसके कारण होता है? तो आपके सामने है क्या? फास्फोरिक एसिड। अब कुछ बातें और बताते हैं। आप लोगों को पता होगा एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा यहां देखो दो अंतर दिखाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा अभी आप। न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर का। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो ये किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो बहुत आसान सा है, समझ जाइएगा। डीएनए में एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नाइट्रोजिनस क्षार और पेंटोज शुगर के द्वारा होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यानी कुल मिलाकर के ऐसा डीएनए जिसमें केवल नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर होता है वह कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों पाए जाते हैं। यह आपके एग्जाम के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हरगोविंद खुराना।
हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किस चीज के लिए? जेनेटिक कोड की खोज की थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि कौन सा जीन हमारी नाक बनाएगा, कौन सी जीन हमारा आंख बनाएगा, इस बात की कोडिंग किसने किया था? तो एक इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम है हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले बता दिया कि जेनेटिक कोड क्या चीज होती है। जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना। अब आइए आगे बताते हैं। आप जानते हैं डीएनए में थाइमीन होता है, लेकिन आरएनए में उसकी जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। ये डीएनए में होगा, लेकिन ये क्या होगा? यह आरएनए में होगा। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, इसलिए इस चीज को याद रखिए। हमारे जीवन में डीएनए का क्या महत्व है, अभी आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको ये शक है कि आखिरकार जिसके परिवार में आप रह रहे हैं वह आपके परिवार में आपका मम्मी या पापा या आपके माता या पिता नहीं है, तो इस शक को दूर करने के लिए आप उस माता पिता और अपना अगर डीएनए मैच कराते हैं, तो अगर आप डीएनए आपका मैच कर जाता है तब तो स्वाभाविक है कि वह आपके माता पिता है, लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो यह भी स्वाभाविक है कि वो आपके माता पिता नहीं है। तो डीएनए का उपयोग हम कहां करते हैं? पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, यानी जो माता पिता हैं, यानी जो पैतृक चीजें होती है उस खानदान से आप जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इस बात को प्रूफ करने या सिद्ध करने का काम डीएनए के माध्यम से किया जाता है। चोरों को पकड़ने में डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए डीएनए एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर में मौजूद है। ज्यादातर डीएनए सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ डीएनए अन्य पुरुषों से, अन्य महिलाओं से या अन्य लोगों से अलग होते हैं, जो हमारे माता पिता से तो मिलते हैं लेकिन किसी और से नहीं मिलते। तो इसीलिए डीएनए बृहद है, और डीएनए को यहां पर अगर हम और भी समझाना चाहें तो इसके लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानना होगा। तो एक सामान्य जानकारी मैंने आपको डीएनए के बारे में दिया। और हां, यह बताइए, क्या डीएनए से डीएनए बन सकता है? क्या डीएनए से आरएनए बन सकता है? यस, इन सब की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। हां, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिप्लिकेशन। अब आप कहोगे सर रिप्लिकेशन क्या है? तो रिप्लिकेशन को और एक शब्द नाम देते हैं, उसका नाम है डुप्लीकेशन, यानी इसका जैसा ये है वैसा ही दूसरा बन जाए। तो बेटा ध्यान देना, अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो हमको किस प्रक्रिया को अपनाना होगा? रिप्लिकेशन। मतलब अब हम क्या करते हैं, एक जीन, एक डीएनए है, ये पार्ट, मान लो ये आपका डीएनए का पार्ट खराब हो गया है, तो हमने इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह पर हमने एक नया डीएनए लगा दिया, और इसी को कहते हैं हम रिप्लेसमेंट, यानी डीएनए की जगह पे ही हमने क्या लगा दिया? डीएनए लगा दिया। अब एक प्रोसेस और है, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है क्या? डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन बेटा अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, रिवर्स कर दीजिए इसको, आरएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो इधर ध्यान दीजिए। लेकिन ये बताओ, क्या आरएनए से प्रोटीन भी बनता है? यस, आपको पता होना चाहिए आरएनए 3 तरीके का होता है। एक का नाम है एमआरएनए, और एक का नाम है टीआरएनए, और एक का नाम है आरआरएनए। आरएनए 3 तरीके का होता है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है, और ये राइबोसोमल आरएनए है। और आपको पता है राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, मैसेज कौन लेगा? ऐसा हुआ कि डीएनए ने ऑर्डर किया आरएनए को कि प्रोटीन बनाइए, तो आरएनए ने कहा भैया हम प्रोटीन कैसे बनाएंगे, हमारे अंदर तो क्षमता नहीं है प्रोटीन बनाने की। तो
इस मैसेज को कौन लेगा? mRNA, मैसेंजर आरएनए तुरंत ट्रांसफर को ट्रांसफर करेगा और राइबोसोम को देगा, तो राइबोसोम इस प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके सीडीएस में पूछा गया है, ये भी आपके सीडीएस में पूछा गया है, और यह आपके सीजीएल का प्रश्न है। पुराने पेपर उठाइए, आपको मिलेंगे। और हां, ये बताओ क्या डीएनए से आरएनए बनता है? यस, ये देख लो। और हां, क्या आरएनए से प्रोटीन बनता है? यस, अभी देखो मैंने बता दिया। तो देखिएगा, एक का नाम है रिप्लिकेशन और एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और एक का नाम है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एक का नाम है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है क्या? mRNA-2 प्रोटीन का निर्माण। तो जल्दी से इसको बेटा लिख लो, ताकि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह प्रक्रिया भी होती है। अब देखो एक चीज और समझिएगा जरा सा। आज हमने आपको गुणसूत्र समझाया, गुणसूत्र के अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, यानी गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर आपका डीएनए का कैसा होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किस चीज से मिलके बना होता है, और हाँ, इसके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कैसे कैसे ये बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डीएनए स्ट्रक्चर हो या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हो, ये थोड़ा सा जटिलताओं से भरा होता है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन लेकर के आऊंगा, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके और सेल का चैप्टर समाप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।